कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सदियों तक जिंदा रहती हैं, हमारे ख्वाबों में और हमारे डर में भी बसती हैं। ड्रैकुला की कहानी ऐसी ही एक दास्तान है। आज हम कर रहे हैं डिटेल्ड बुक रिव्यू माइकल बर्गन की किताब व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ ड्रैकुला का। ड्रैकुला की कहानी ने पूरी दुनिया को अपने जाल में जकड़ा हुआ है, लेकिन इसकी असल कहानी है क्या? ये शुरू कहाँ से हुई? तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं सीधा ब्रैम स्टोकर के नॉवल की कहानी से। तो कहानी शुरू होती है जोनाथन हार्कर से, एक नौजवान अंग्रेज वकील जो ट्रांसिल्वेनिया के पुरअसरार पहाड़ों में सफर कर रहा है। उसका मिशन है काउंट ड्रैकुला के लिए लंदन में एक प्रॉपर्टी खरीदना। रास्ते में गांव के लोग उसे देखकर खौफजदा हो जाते हैं। वो उससे मिन्नतें करते हैं कि किले से दूर रहें, उसे बुराई के साए से आगाह करते हैं। लेकिन जोनाथन इन सब बातों को बस वहम समझकर आगे बढ़ जाता है। और जब किले के दरवाजे पर काउंट ड्रैकुला खुद उसका इस्तकबाल करता है, एक लंबा पतला शख्स जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, तो हार्कर को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो एक जाल में कदम रख चुका है। और जल्द ही जोनाथन को एहसास हो जाता है कि वो इस किले में मेहमान नहीं बल्कि एक कैदी है। काउंट ड्रैकुला की हर चीज गैर फितरी है। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत, उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे, और सबसे अजीब बात, आईने में उसका कोई अक्स नहीं दिखता। दहशत की इंतहा तो तब होती है जब जोनाथन काउंट को एक छिपकली की तरह किले की दीवार से नीचे उतरते देखता है। आखिरकार किले के एक तय खाने में मिट्टी से भरे 50 ताबूत देखकर वो पूरी तरह समझ जाता है कि ड्रैकुला इंसान नहीं बल्कि एक अनडेड है, एक ऐसी मखलूक जो ना जिंदा है ना मुर्दा। अब कहानी का रुख इंग्लैंड की तरफ मुड़ता है। यहाँ हम जोनाथन की मंगेतर मीना मरी और उसकी दोस्त लूसी वेस्टनर से मिलते हैं। लूसी अचानक एक अजीब बीमारी का शिकार हो जाती है। वो दिन ब दिन कमजोर होती जाती है और उसकी गर्दन पर 2 छोटे सुराख के निशान नजर आते हैं। डॉक्टर्स बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, जिसके बाद वो प्रोफेसर वैन हेल्सिंग नाम के एक माहिर को बुलाते हैं। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग को एक नज़र में ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। वो बताते हैं कि लूसी को एक वैम्पायर ने काटा है। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद लूसी मर जाती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल खौफ तो अब शुरू होता है। अपनी मौत के बाद लूसी खुद एक वैम्पायर बनकर वापस आती है। तब वैन हेल्सिंग और दूसरे लोगों को मजबूरन उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ता है ताकि वो मज़ीद लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। इसी बीच जोनाथन हार्कर किसी तरह ड्रैकुला के किले से बच निकलने में कामयाब हो जाता है और इंग्लैंड वापस आकर सबके साथ मिल जाता है। अब सबको पता चल जाता है कि लूसी का कातिल और उन सब के लिए खतरा काउंट ड्रैकुला ही है, जो अब लंदन में है। वैन हेल्सिंग की रहनुमाई में एक टीम बनती है जिसमें जोनाथन, मीना और लूसी के दोस्त शामिल हैं। उनका मिशन अब बिल्कुल साफ था, ड्रैकुला को ढूंढना और उसके वो 50 ताबूत तबाह करना जो उसने पूरे लंदन में अलग अलग जगहों पर छुपा रखे हैं, ताकि वो दिन की रोशनी में उनमें पनाह ले सके। कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है ड्रैकुला के अपने वतन ट्रांसिल्वेनिया में। सूरज गुरूब होने से बस कुछ ही लम्हे पहले, जब ड्रैकुला अपने किले की पनाह में पहुंचने ही वाला होता है, टीम उसे रोक लेती है। एक आखिरी जोरदार मुकाबले में जोनाथन हार्कर और उसके साथी उस शैतान को खत्म कर देते हैं और उसी लम्हे ड्रैकुला का सदियों पुराना जिस्म राख बनकर हवा में उड़ जाता है और उसकी लानत का साया हमेशा के लिए मिट जाता है। तो ये थी ड्रैकुला की खौफनाक कहानी। लेकिन इस कनावर को बनाने वाला शख्स ब्रैम स्टोकर आखिर था कौन? और उसकी अपनी जिंदगी में ऐसा क्या था जिसने उसे इतना खौफनाक किरदार लिखने पर मजबूर किया? इब्राहिम स्टोकर, जिन्हें दुनिया ब्रैम के नाम से जानती है, 1847 में आयरलैंड में पैदा हुए। उनका बचपन आम बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। 7 साल की उम्र तक वो एक पुरस्रार बीमारी की वजह से चल नहीं सकते थे और उनका सारा वक्त बिस्तर पर ही गुजरता था। इस दौरान उनकी माँ शार्लेट उन्हें कहानियां सुनाया करती थीं। लेकिन ये कहानियां सिर्फ परियों की नहीं थीं, बल्कि उनमें आयरिश लोक कहानियों के खौफनाक किरदार भी शामिल थे, जैसे बेसर घोड़ा गाड़ी वाला जो मौत का पैगाम लाता था। लेकिन सबसे ज्यादा गहरा असर उन कहानियों ने छोड़ा जो उनकी माँ की अपनी जिंदगी से आई थीं। शार्लेट ने ब्रैम को स्लाइगो में फैलने वाली कॉलेरा की वबा के बारे में बताया, जहां दहशत इस कदर थी कि लोग बीमार लोगों को जिंदा ही दफन कर देते थे। ये जिंदा दफन होने का खौफ ब्रैम के जहन में इस कदर घर कर गया
कि आगे चलकर ये अनडेड यानी जिंदा लाश के कॉन्सेप्ट की बुनियाद बना। हैरानी की बात यह है कि 7 साल की उम्र में ब्रैम स्टोकर जैसे किसी जादू से बिल्कुल ठीक हो गए। उन्होंने कॉलेज में तालीम हासिल की और खेलों में भी हिस्सा लिया। उन्हें थिएटर से बेहद लगाव था और इसी शौक ने उन्हें मशहूर एक्टर हेनरी अर्विंग से मिलवाया। स्टोकर ने 27 साल तक अर्विंग के मैनेजर के तौर पर काम किया और कहते हैं कि अर्विंग की वो रोबदार, पुरकशिश और थोड़ी कमांडिंग पर्सनालिटी ही काउंट ड्रैकुला के किरदार की असल इंस्पिरेशन बनी। तो ब्रैम स्टोकर की जिंदगी का असर तो समझ आ गया, लेकिन ड्रैकुला जैसे किरदार और खून पीने वाली मखलूक का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी तारीख और लोक कहानियों में क्या बुनियादें मिलती हैं? देखें, खून पीने वाली मखलूक का तस्वुर कोई नया नहीं था। ये दुनिया भर की कहानियों में मौजूद था, जैसे चीन में जोंगशी के किस्से थे। स्टोकर से पहले भी वैम्पायर की कहानियां लिखी जा चुकी थीं, लेकिन वो अक्सर वहशी और जानवर जैसे होते थे। स्टोकर ने इन सब पुराने ख्यालात को लिया और उन्हें एक नया, सोफिस्टिकेटेड रूप दे दिया। उन्होंने एक ऐसा वैम्पायर बनाया जो सिर्फ खून का प्यासा नहीं था, बल्कि वो ज़हीन, अमीर, पुरकशिश और बेहद मक्कार भी था। लेकिन स्टोकर को अपने किरदार के लिए जो असल तारीखी आग मिली, वो एक किताब से मिली। वो 15वीं सदी के वलाकिया के हुक्मरान व्लाड टेपेस के बारे में पढ़ रहे थे। व्लाड अपनी बेरहमी के लिए मशहूर था और उससे व्लाड दी इम्पेलर कहा जाता था, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को नेज़ों पर चढ़ा देता था। लेकिन सबसे अहम बात, उसके ख़ानदान का लक़ब था ड्रैकुला, जिसका मतलब था ड्रैगन का बेटा। बस स्टोकर को अपने विलेन के लिए इससे बेहतर नाम और शख्सियत मिल ही नहीं सकती थी। तो सिर्फ नाम ही नहीं, स्टोकर ने ड्रैकुला के वतन का इंतखाब भी बहुत रिसर्च के बाद किया। उन्हें एमिली जेरार्ड की किताब द लैंड बियॉन्ड द फॉरेस्ट मिली, जिसमें ट्रांसिल्वेनिया के अजीबो-गरीब लोक अकायद का जिक्र था। स्टोकर ने किया ये कि व्लाड टेपेस की तारीखी शख्सियत, दुनिया भर के मिथ्स और ट्रांसिल्वेनिया की पुरअसरार लोक रिवायत को एक साथ मिलाया, और इस मिक्सचर से पैदा हुआ काउंट ड्रैकुला। तो 1897 में जब ये नॉवल पब्लिश हुआ, उसके बाद ये एक किताब से आगे बढ़कर पूरी दुनिया में पहचाना जाने वाला आइकॉन कैसे बन गया? शुरू में मज़े की बात यह है कि किताब को बस ठीक-ठाक कामयाबी मिली। असल गेम चेंजर साबित हुआ 1924 का एक स्टेज प्ले। हैमिल्टन डीन नाम के एक अदाकार ने ड्रैकुला का किरदार अदा किया और उसकी शक्ल सूरत को हमेशा के लिए बदल दिया। नॉवल में ड्रैकुला एक अजीब सा बूढ़ा शख्स था, लेकिन स्टेज पर वो एक हैंडसम खुश लिबास जेंटलमैन बन गया। टक्सीडो और ऊंचे कॉलर वाला वो मशहूर काला केप पहने हुए। ये वो लुक है जो आज तक हमारे जहनों में बसा हुआ है। जब ये ड्रामा अमेरिका पहुंचा तो वहां ड्रैकुला का किरदार निभाया एक हंगेरियन अदाकार बेला लुगोसी ने, और बस उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उनका अजीब लहजा और पुरकशिश अदाकारी इतनी असरदार थी कि वो अमेरिका में फौरन सुपरस्टार बन गए। उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त और खौफनाक मानी जाती थी कि आधी रात के शोज़ में थिएटर के बाहर नर्सें खड़ी रहती थीं कि कहीं कोई देखने वाला बेहोश ना हो जाए। लेकिन असल शोहरत, वो जो ग्लोबल फेम जिसे कहते हैं, वो आई 1931 में यूनिवर्सल पिक्चर्स की फिल्म से, जिसमें हीरो ऑफ कोर्स बेला लुगोसी ही थे। इस फिल्म ने ड्रैकुला को एक आलमी सुपरस्टार बना दिया। पहली बार लोगों ने उसे बोलते सुना और एक चमगादड़ में बदलते देखा। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। क्रिस्टोफर ली ने 1958 में इसे एक नया और ज्यादा वहशी रूप दिया। खून से सने हुए दांत, और ये पहली फिल्म थी जो कलर में थी। तो आखिरी और सबसे अहम सवाल, इतने साल गुजरने के बाद भी ड्रैकुला पॉप कल्चर में इतना ताकतवर और हमेशा मौजूद रहने वाला किरदार क्यों बन गया है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इस किरदार की फ्लेक्सिबिलिटी। वो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, उसे अलग अलग दौर में अलग अलग तरह से पेश किया गया है। कभी वो सियासी तबसरा बन जाता है जैसा कि ब्लैकुला में, तो कभी एक रोमांटिक हीरो जैसा कि फ्रैंक लंजेला की फिल्म में। हर नई नस्ल उसमें अपनी खौफ और अपनी ख्वाहिशात का अक्स देखती है। ब्रैम स्टोकर ने सिर्फ एक किरदार नहीं लिखा था, उसने एक पूरी जॉनरा को जन्म दे दिया था। ड्रैकुला की मीरास आपको हर जगह नजर आएगी। एन राइस की किताबों के फिलोसॉफिक वैम्पायर से लेकर ट्वाइलाइट के रोमांटिक हीरोज तक। टीवी पर बफी द वैम्पायर स्लेयर ने उससे लड़ा, कॉमिक्स ने उसे एक सुपर विलन बनाया, और यहाँ तक कि बच्चों के ब्रेकफास्ट सीरियल में भी स्टोकर का ड्रैकुला ही मॉडर्न वैम्पायर का आप कह लें कि ब्लूप्रिंट बन गया। आखिर में ब्रैम स्टोकर ने एक ऐसा किरदार बनाया जो खुद अनडेड की तरह अमर हो गया है। वो हमारे सबसे गहरे खौफ की अलामत है, लेकिन साथ ही हमारी पोशीदा ख्वाहिशात और अनजानी चीज़ों से कशिश का आईना भी।
ड्रैक्युला बार बार मरता है, लेकिन हर नई नस्ल के लिए वो हमेशा जिंदा हो जाता है। सवाल ये है कि 1 सदी से ज्यादा गुजरने के बावजूद हम इस कनावर को अपने घरों में, अपनी स्क्रीन पर और अपने जहनों में दावत क्यों देते रहते हैं? अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।